हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंजलि। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ बीएससी 5th सेमेस्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी वेरिएशन विद मास नंबर। ये न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो फिजिक्स की 3 बुक्स में से एक बुक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है और ये 6 मार्क्स में पूछा जाता है और इसकी डेफिनेशन भी शॉर्ट मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी वेरिएशन विद मास नंबर। ठीक है, क्या बोलता है, हमारे पास एक न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियॉन में क्या होंगे हमारे पास, न्यूक्लियॉन्स क्या क्या हो गए हमारे पास, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल चार्ज, जबकि प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब बोलता है कि अब न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रल चार्ज भी प्रेजेंट होते हैं और पॉजिटिव चार्ज भी। तो ऑल ओवर चार्ज क्या होगा न्यूक्लियस में, पॉजिटिव। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर हमने बोलना है कि हमने क्या एक न्यूक्लियॉन किससे, न्यूक्लियस से निकालना है, तो हम कितनी एनर्जी देंगे इसको। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम न्यूक्लियस को देंगे ताकि वो क्या कर जाए, टूट जाए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हुए, न्यूक्लियॉन्स, जैसे कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर होगी बात। आज शुरू करते हैं। और यही एनर्जी किसके इक्वलेंट होगी, यही एनर्जी इक्वल होगी जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होल्ड करने के लिए न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break the nucleus to break the nucleus into its constituent particles is called binding energy of nucleus. और ये एनर्जी किसके इक्वल होती है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट होल्ड्स, जो क्या रखती है, बांध के रखती है न्यूक्लियॉन्स को इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, वो भी क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। हमें वर्ड बाइंड से पता लग रहा है, बाइंड मतलब बांधना, मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करके रखती है वो एनर्जी, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड hold nucleons inside nucleus, inside the nucleus is called binding energy. ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी सबको।
अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कुछ जानना। हमने क्या किया, न्यूक्लियस कंसीडर किया। मान लेते हैं ये कोई हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास इसमें z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। ये कोई हमने न्यूक्लियस लिया x, ठीक है। इसमें हमारे पास z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, सॉरी z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। और इस न्यूक्लियस का एटॉमिक मास मान लिया हमने a, ठीक है। हमें पता है कि जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज कितने आए हमारे पास z। और हमने बोला कि नंबर ऑफ हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो कितना है, a है। और अगर हमने न्यूट्रॉन निकालने हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए, z आ गए। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, a माइनस z, दैट इज एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इतना क्लियर हो गया, ये वाली चीज भी, ठीक है। बोलता है हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, z है, और एटॉमिक मास कितना है, a है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें, a माइनस z। क्लियर होगी ये बात। अभी लिख देंगे, कंसीडर अ न्यूक्लियस हैविंग z number of protons and a minus z number of neutrons। जब साइंटिस्ट ने क्या किया, न्यूट्रॉन्स जो जितने भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट थे उनके मास को कंपेयर किया पूरे न्यूक्लियस के मास से। आना तो सेम चाहिए था क्योंकि उन दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। और जब इंडिविजुअल मास न्यूक्लियॉन्स का कंपेयर किया पूरे न्यूक्लियस के मास से, तो उसमें क्या आया, चेंज आया, डिफरेंट आया। तो इस डिफरेंस की वजह से हमारे पास मास डिफेक्ट अराइज हुआ, ठीक है। क्या बोलता है कि किसका मास, न्यूक्लियॉन्स का इंडिविजुअल मास, किसमें न्यूक्लियॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमने बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, z, हमने उसका मास मान लिया mp, ठीक है। और अगर हमने देखना है न्यूट्रॉन्स का मास मान लिया हमने mn, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, a माइनस z, ठीक है। क्लियर होगी बात। आना किससे कंपेयर किया, उन्होंने कंपेयर किया न्यूक्लियस के मास से। मान लेते हैं उसका मास कितना है, m, ठीक है। पर वो क्या आया, सेम नहीं आया। उसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, मास डिफेक्ट अराइज हुआ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, डेल्टा m इज इक्वल टू z ऑफ m mp प्लस a माइनस z ऑफ mn माइनस m ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जब ये टर्म इधर आ गई तो हमारे पास क्या हो गया, मास डिफेक्ट अराइज हो गया। डेल्टा m को बोलते हैं मास डिफेक्ट, क्योंकि हमें इसके मास में डिफरेंस देखने को मिला। क्लियर बात। अभी आगे क्या बोलता है कि ये हमारे पास कंप्लीट हो गया सारा कुछ। फिर बोलता है कि अब हमने इसमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, ठीक है। हम इसके लिए आइंस्टाइन इक्वेशन का यूज करेंगे। यूजिंग
आइंस्टाइन इक्वेशन क्या बोलती है आइंस्टाइन इक्वेशन? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी उसका स्क्वायर। E इसमें एनर्जी होती है, c वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, पर हमारे पास मास क्या है यहाँ पे, डिफेक्ट में है, तो क्या बन जाएगा डेल्टा m ले लेंगे हम, इसको पुट कर देंगे इसमें वैल्यू, या इसको हम B भी ले सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी है ना ये, तो B भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्लियर होगी बात? क्या बन जाएगा हमारे पास जब वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा एम की, इज इक्वल टू जेड ऑफ एम ऑफ पी प्लस ए माइनस जेड एम ऑफ एन माइनस एम ऑफ न्यूक्लियस फिर इनटू सी का स्क्वायर। क्लियर बात? ये वाली हमारे पास पूरी टर्म आ गई, ठीक है। हमने बोला कि ये तो किसका हो गया, न्यूक्लियस का मास में जो डिफेक्ट आया वो, और इसकी वेलोसिटी। हमने बोला है कि ये किसका, प्रोटॉन का मास है, ये पूरे न्यूक्लियस के लिए लिया हमने, ठीक है। अगर हमने किसी न्यूट्रल एटम के लिए देखना है तो हमने क्या बोल दिया कि हमने इसमें इलेक्ट्रॉन का मास ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, सॉरी एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? तो फिर क्या बोलते हैं, B इज इक्वल टू, अगर हमने किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए देखना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं प्रेजेंट, तो B इज इक्वल टू Z। हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का मास ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ताकि इक्वेशन क्या रहे, बैलेंस भी रहे, और हमने इसको एटॉमिक फॉर्म में भी लिखना है, एटम की इक्वेशन जब हम लेनी है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, Z ऑफ M ऑफ P प्लस Z ऑफ M ऑफ E, M E mass of electrons and Z number of electrons present, ठीक है, in an atom, plus A minus Z as it is, Mn भी as it is, minus M of nucleus, अब क्या ले लेंगे हम, माइनस ऑफ Z ऑफ M ऑफ E इंटू C स्क्वायर। क्लियर बात? ठीक है। अभी हम आगे क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू, हमने बोल दिया कि इन दोनों में से हम Z कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से MP प्लस ME प्लस A माइनस Z M ऑफ N माइनस मास ऑफ, अब माइनस इसमें क्या ले लेंगे हम कॉमन, नेगेटिव साइन, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता लग रहा है ये टोटल किसका मास हो जाएगा, एटम का, और ये वाला भी टोटल किसका हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये पूरे एटम का मास हो जाएगा, और ये किसका, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन जितने एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे उसके मास के इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, B इज इक्वल टू Z ऑफ M ऑफ, हमने कोई भी न्यूट्रल एटम ले लेना है जिसके पास हमने मान लिया हाइड्रोजन, मान सकते हैं ना इसको, प्लस A माइनस Z इंटू M ऑफ N माइनस, ये कंप्लीट मास हो गया एटम का, एज इट इज लिख देंगे, इंटू C का स्क्वायर। क्लियर बात? इस वाले टर्म को ओपन अप कर देंगे, B इज इक्वल टू, इसको आगे ले आएंगे फिर A ऑफ M ऑफ N माइनस, माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से और इसमें से Z कॉमन आ जाएगा, Z ऑफ, क्या बच गया अंदर हमारे पास, M ऑफ N, और इसमें माइनस नहीं था तो यहाँ क्या आ जाएगा अंदर, M ऑफ H माइनस M इंटू C का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? हमने पूरी इक्वेशन, हम क्या निकाल रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी का वेरिएशन विद मास नंबर, तो हम क्या, हमें डिवाइड में क्या चाहिए, मास नंबर। हमने क्या सपोज किया था स्टार्टिंग में, ए क्या है, जो हमने न्यूक्लियस लिया था, अब यहाँ पे एटम है तो उसका भी एटॉमिक मास।
तो हमने इसी के साथ तो वेरिएशन दिखाना है बाइंडिंग एनर्जी का। हम इस पूरी इक्वेशन से ए कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा, यहाँ कर रही हूँ, बी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू, ए कॉमन लेके कहाँ आ गया, डिवाइड में, ए जब यहाँ से हम कॉमन लेंगे अंदर क्या बच जाएगा, एम एन माइनस जेड बाय ए, एम एन माइनस एम ऑफ एच माइनस एम बाय ए इंटू सी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब ये जो ये मल्टीप्लाई करो उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो बी डिवाइडेड बाय ए, एम ऑफ एन माइनस जेड डिवाइडेड बाय ए, एम एन माइनस एम ऑफ एच एम बाय ए इंटू सी का स्क्वायर, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन में 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे और 1 को ऐड ऑन भी कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, b बाय ए ऑन राइट हैंड साइड ओनली, ठीक है। ठीक है, ऑन subtracting and adding by 1 on RHS, ठीक है। क्या बन जाएगा, b बाय ए, ये वाली टर्म है हमारे पास, ये वाली डिवाइड में आ गई तो ये बची सिर्फ ये वाली, तो क्या बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज एम एन माइनस 1 माइनस जेड बाय ए एम एन माइनस एम एच, और इस वाली टर्म से हम क्या कर देंगे, माइनस कॉमन ले देंगे अंदर, m बाय ए माइनस 1। अब क्योंकि जब ये माइनस माइनस अंदर गया तो क्या बन जाएगा, +1, तो ये क्या हो गया, ये हम -1 ले लिए, यहाँ +1, और जब इनको आपस में काटेंगे तो इक्वेशन पुरानी वाली ही हो जाएगी, -1 +1 को, तो इक्वेशन क्या रही, बैलेंस्ड रही, वैसी रही, ठीक है। इतना समझ आ गया सभी को, ओके। अब क्या कर देंगे हम, जो ये वाली इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हुई, क्या, b बाय ए इज इक्वल टू ये वाली टर्म, इसको क्या कर देंगे, एलसीएम लेके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, m माइनस ए बाय ए बन जाएगा इसका, ठीक है। इतनी क्लियर होगी बात, ये वाली टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में ऑल ओवर ए आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू एम एन माइनस 1 माइनस जेड बाय ए एम एन माइनस एम ऑफ एच माइनस एम बाय एम माइनस ए बाय ए, ले लिया एलसीएम। हमें पता है ये वाली टर्म किसकी होती है, पैकिंग फ्रैक्शन की, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है। क्या बन जाएगा, b बाय ए एम एन माइनस 1 माइनस जेड बाय ए एम एन माइनस एम एच माइनस ऑफ एफ इंटू सी स्क्वायर, इसके बाहर सी स्क्वायर भी था, यहाँ पे भी था, गाना भूल गई थी, ओके। ये क्लियर आ गया, तो ये आ गया हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का वेरिएशन विद मास नंबर। तो इस टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं अभी,
बाकी कुछ चीज़ें इसमें रहती हैं, जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी ग्राफ की एक्सप्लेनेशन, वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन क्या होता है, क्या बोलता है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होंगे, मतलब चाहे वो न्यूट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो। बोलता है एक न्यूक्लियॉन को न्यूक्लियस से निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी हमें एक न्यूक्लियॉन को न्यूक्लियस से निकालने के लिए देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन, कुछ भी बोल सकते हैं, from the nucleus is called binding energy of a nucleon। क्या बोलता है? the amount of energy, ऐसे नहीं, the amount of energy required to, ठीक है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए रिमूव द न्यूक्लियॉन, जो कि क्या हो सकता है? प्रोटॉन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है, फ्रॉम न्यूक्लियस is called binding energy of a nucleon, binding energy of nucleon। ठीक है, क्लियर बात? होप आप सबको ये समझ आया होगा। थैंक यू। तो ये था 5th सेमेस्टर का फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिपीटेडली पेपर में आता है। थैंक यू सो मच। स्टॉप कहाँ से करते हैं इसको?